डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर। तो ये है ई एन माइनस जी एल, ई एन माइनस जी एल डी यू स्क्वायर प्लस ई एन, ये ई एम है, ई एम माइनस एफ एल होगा। हाँ, ये गलत हो गया, ये है भाई ई एम माइनस एफ एल डी यू स्क्वायर प्लस ई एन माइनस जी एल डी यू डी वी प्लस क्या है, ये है एफ एन माइनस एम जी डी वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे इसे याद कैसे रखेंगे। देखो, पहले क्या करा, यहाँ से ई से चले, ई एम माइनस एफ एल, यही तो आई पहली टर्म, ई एम माइनस एफ एल। अब हम कहाँ गए, अब हम गए, मैं रंग बदल देता हूँ पेन का तुरंत। हम कहाँ गए अब हम कहाँ गए, हम गए अब ई एन माइनस जी एल, क्या, ई एन माइनस जी एल डी यू डी वी, और लास्ट में क्या बचा, एफ एन माइनस जी एम। तो ये इक्वेशन याद होगी, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर। अब मैं तुम्हें इसे याद रखने का एक तरीका और बताता हूँ। तुम क्या करो, इस मैट्रिक्स को याद रख लो, डी वी स्क्वायर माइनस डी यू डी वी और डी यू स्क्वायर। अब क्या करना, ई एफ जी एल एम एन, इसकी डिटर्मिनेंट को खोल के जीरो के बराबर रख दो। तो यही, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे याद रख लो। तो डिफरेंस देखो, ये सब याद हो गए तुम्हारे। कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन क्या है, ये थ्योरम, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर। ठीक है, इसके जो दो रूट हो गए ना, प्रिंसिपल कर्वेचर हो गए और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, ये सब याद हो गए भाई। किसी को कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीन कर्वेचर। मीन कर्वेचर क्या होता है, हम बात करते हैं अब मीन कर्वेचर। मीन कर्वेचर, देखो मीन कर्वेचर क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, डिनोटेड बाय म्यू। और ये इक्वल टू होता है 1/a कप्पा ए प्लस कप्पा बी। देखो क्या है, कप्पा ए प्लस कप्पा बी क्या है, वे तो इस इक्वेशन के दो, कप्पा ए कप्पा बी क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। इस इक्वेशन के रूट का सम कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक समीकरण में। तो क्या, बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू कितनी है, एच स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये म्यू बराबर आ जाएगा कितना, ई एफ जी एल एम एन। मैं तो इसे ऐसे याद रखता हूँ, अपॉन कितना है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर है कप्पा एन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई एफ जी एल एम एन माइनस टू अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, टू, बी अपॉन टू ए होता है। नहीं तो ये कितना, ओ सॉरी, ये टू यहाँ था, तो कितना हो गया ये हो गया ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ऐसे रख सकते हो, मीन कर्वेचर पता चल गया। चलो देखो, कुछ ऑथर मीन कर्वेचर को बी से लिखते हैं, बी किसके बराबर होता है, 1/2 कप्पा ए प्लस कप्पा बी। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड ऑफ कर्वेचर, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ कर्वेचर। तो हमने मान लिया कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, कप्पा ए है या कप्पा बी होगी, कोई से एक को मान लो। तो उनका डिफरेंस ले लो, वो कितना हो जाएगा, उसे हम करेंगे ए से डिनोट। ये कितना होता है, कप्पा ए माइनस कप्पा बी। सही बात है। चलो, एम्पलीट्यूड ऑफ नॉर्मल कर्वेचर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट कर्वेचर। फर्स्ट कर्वेचर, एफ आई आर एस टी, फर्स्ट कर्वेचर। फर्स्ट कर्वेचर क्या होता है, इसे हम डिनोट करते हैं जे से, और ये बराबर होता है कप्पा ए प्लस कप्पा बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई एल माइनस टू एफ एम प्लस जी एल अपॉन कितना हो जाएगा, ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट कर्वेचर। ठीक है,
अब बात करते हैं गॉसियन कर्वेचर की। गॉस जो तुम्हारे सिलेबस में भी है, गॉसियन कर्वेचर क्या होता है? गॉसियन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर होता है क्या? उसे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल केस है, वो होता है कप्पा ए कप्पा बी। कप्पा ए कप्पा बी क्या है? इस इक्वेशन के रूट है, तो इसके रूट का प्रोडक्ट कितना होगा? सी अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सही बात है। तो कप ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? एल एन माइनस एम स्क्वायर, और एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? गॉसियन कर्वेचर हो गया। इसे कुछ ऑथर सेकंड कर्वेचर भी कहते हैं, सेकंड कर्वेचर। सही बात है। देखो, मीन कर्वेचर समझ में आया, फर्स्ट कर्वेचर समझ में आया, गॉसियन कर्वेचर समझ में आया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे लगता है कि तुम सो नहीं रहे होगे, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं मिनिमल सरफेस की। मिनिमल सरफेस क्या होती है? मिनिमल सरफेस, मिनिमल सरफेस, मिनिमल सरफेस क्या होती है? लिखो, ए सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस। ए सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस। किसी भी सरफेस को ए सरफेस इज कॉल्ड मिनिमल सरफेस, किसी भी सरफेस को हम मिनिमल सरफेस कब कहते हैं? इफ फर्स्ट कर्वेचर इज जीरो एट ऑल पॉइंट। इफ फर्स्ट कर्वेचर इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी सरफेस मिनिमल सरफेस तब होगी अगर क्या हो, हर पॉइंट पे फर्स्ट कर्वेचर जीरो हो। चलो बिना देखे बताना, फर्स्ट कर्वेचर क्या था? कप्पा ए प्लस कप्पा बी बराबर किसके था? ई एफ जी एल एम एन माइनस टू, यहाँ प्लस अपॉन क्या था? ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ये जीरो का मतलब क्या है? तो मिनिमल सरफेस कब होगी? मिनिमल सरफेस कब होगी? तब होगी इम्प्लाइज ई एफ जी एल एम एन माइनस टू प्लस इक्व टू जीरो। तो ये है मिनिमल सरफेस के लिए कंडीशन। ठीक है। चलो एक रिजल्ट है भाई मिनिमल सरफेस पे। देखो, ए सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया, रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को ये लिख लो। ए सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया, ए सरफेस ऑफ मिनिमम एरिया passing through a of minimum area, passing through a closed curve, passing through a closed curve, a surface of minimum area passing through a closed curve is necessarily is necessarily is necessarily मिनिमल सरफेस। मिनिमल सरफेस क्या है? कोई सरफेस जिसका एरिया क्या है? मिनिमम है, वो क्लोज कर्व से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ए क्लोज कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, वो क्या है फिर? पक्की मिनिमल सरफेस है। मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम एरिया प्लस क्लोज्ड कर्व, ये क्या बनाते हैं? ये बना देते हैं मिनिमल सरफेस। मिनिमल सरफेस। देखो, ये तुम्हें पता चल गया होगा कि मिनिमल सरफेस होती क्या है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या? अब लिखते हैं अम्बलिसीज, अम्बलिसीज और नवल पॉइंट, और नवल पॉइंट। देखो, अम्बलिसीज या नवल पॉइंट क्या होते हैं? लिखो, लिखो, वेयर, वेयर द नॉर्मल कर्वेचर, वेयर द नॉर्मल कर्वेचर, कर्वेचर हैज कांस्टेंट वैल्यू, हैज कांस्टेंट वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। क्या नॉर्मल कर्वेचर की क्या हो? कांस्टेंट वैल्यू हो, कहा? सारी डायरेक्शन में। एंड
principal principal direction are indeterminate direction are indeterminate, ठीक है, इनडिटर्मिनेट। क्या वे पॉइंट जहां सारी डायरेक्शन में नॉर्मल कर्वेचर की वैल्यू कांस्टेंट हो और प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या हो, इनडिटर्मिनेट हो, इज कॉल्ड अम्बलिसिड और नवल पॉइंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्बलिसिड बोलते हैं या नवल पॉइंट बोलते हैं। और इनके लिए कंडीशन होती है ई अपॉन एल बराबर होता है एम अपॉन एफ बराबर होता है कितना, ओ सॉरी, ई अपो ई एफ जी एल एम एन, ये शरत होती है, ठीक है, अम्बली सीध के लिए, नवल पॉइंट के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आगे भाई ये समझ में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ। देखो मैं फिर एक बार रिवाइज करा दूं, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। आज हमने पढ़ा, यहाँ तक तो कल तक का था। आज हमने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, मैं तुम्हें साथ के साथ याद करा दी। फिर हमने क्या पढ़ा, मीन कर्वेचर, एम्पलीट्यूड ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट कर्वेचर, गॉसियन कर्वेचर पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मिनिमल सरफेस। किसी भी सरफेस के लिए मिनिमल होने की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ये वाली, सही बात है। फिर हमने क्या पढ़ी, एक थ्योरम पढ़ी। थ्योरम क्या कह रही कि कोई सरफेस जिसका एरिया मिनिमम है और वह क्या है किसी क्लोज कर्व से पास हो रही, तो फिर वो पक्की न पक्की मिनिमल सरफेस है, सही बात है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा अम्बलिसीज और नवल पॉइंट। अम्बलिसीज या नवल पॉइंट क्या होते हैं, वे पॉइंट जहां नॉर्मल कर्वेचर सारी डायरेक्शन में कांस्टेंट हो और प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या हो, इनडिटर्मिनेट हो, मतलब हम उन्हें बता ही नहीं सकते, हम उसे क्या कहेंगे, उन पॉइंट को नवल पॉइंट कहेंगे। ये नवल पॉइंट के लिए कंडीशन है। ये सब बराबर हो गए ऐसे। चलो अब बात करते हैं लाइन ऑफ कर्वेचर। लाइन ऑफ कर्वेचर, लाइन ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो एक कर्व ड्रोन, एक कर्व ड्रोन ऑन ए सरफेस या एक कर्व ट्रेस्ड ऑन ए सरफेस। एक बार चेक कर लो भाई, शायद कोई जुड़ना चाह रहा हो। एक कर्व ट्रेस्ड, कोई नहीं जुड़ना चाह रहा भाई, कौन ऐसी गर्मी में आप लेगा। एक कर्व ट्रेस्ड ऑन ए सरफेस, एक कर्व ट्रेस्ड ऑन ए सरफेस एंड having the property that and the property that having the property that the normal at two consecutive point intersect, having the property that the normals to the surface at two consecutive point या two neighboring point, POURING, नेबरिंग पॉइंट्स इंटरसेक्ट। देखो क्या है, लाइन ऑफ कर्वेचर वो कर्व है जिसे हम क्या करते हैं, सरफेस पे ट्रेस करते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम उस कर्व पे कोई दो पास पास के पॉइंट ले, तो जो सरफेस का नॉर्मल है वो इंटरसेक्ट करेगा। तो उसे, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन भी है, बिल्कुल सेम ऐसी है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, ए लाइन ऑफ कर्वेचर, ए लाइन ऑफ कर्वेचर on surface on surface is a curve, a line of curvature on surface is a curve such that the tangent to it, the tangent such that the tangent to it at any point, such that the tangent to it at any point is a tangent line, is a tangent line to the principal section, is a tangent line to the principal section, to the principal section। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ए लाइन ऑन द सरफेस,
ठीक है, लाइन ऑफ कर्वेचर क्या है, सरफेस पे ऐसा कर्व है कि अगर हम इसी इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो वो टेंजेंट क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन की भी टेंजेंट है। प्रिंसिपल सेक्शन समझते हो नहीं, मैं बताया था सरफेस को जब हम किसी प्लेन से काटते हैं तो क्या लाइन ऑफ कर्वेचर ऐसा कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन की भी टेंजेंट है, दोनों की कॉमन टेंजेंट है। चलो लाइन ऑफ कर्वेचर आ गया समझ में। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, क्या कि इसके दो पास पास के पॉइंट पे नॉर्मल ले हम, ऐसा नॉर्मल जो सरफेस के भी नॉर्मल है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है लाइन ऑफ कर्वेचर की, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर, देखो वही होती है डिफरेंशियल इक्वेशन जो पहले थी। पहले क्या थी, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर। तो एक बार बिना देखे बताना इसे, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, डी वी स्क्वायर माइनस डी यू डी वी डी यू स्क्वायर। ए बी सी डी तो आती है, ई एफ जी एल एम एन, बस इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइन ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। चलो, एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रिजल्ट कहता है, वो रिजल्ट कहता है कि ये इफ एंड ओनली रिजल्ट होता है अगर दो पॉइंट पे सरफेस के नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, लाइन ऑफ कर्वेचर होता है। और अगर लाइन ऑफ कर्वेचर है तो उसके दो नेबरिंग पॉइंट पे नॉर्मल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे लिख देता हूँ, दी नॉर्मल टू एनी सरफेस to any surface at consecutive points at consecutive points of line of curvature intersect intersect एंड कन्वर्सली ये क्या होता है, ये एक रिजल्ट है। मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें इफ एंड ओनली इफ आ गया। देखो, अगर हमें वो सरफेस की इक्वेशन क्या दे दे, इफ इक्वेशन ऑफ सरफेस इज क्या, जेड बराबर एफ एक्स वाई। ये क्या है, ये तो मूंगे फॉर्म है। तो इस इक्वेशन में लाइन ऑफ कर्वेचर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर वो क्या हो जाती है, मैं से मैट्रिक्स फॉर्म में बताता हूँ। वैसे तो वो बहुत बड़ी है, डी वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब क्या है, वन प्लस पी स्क्वायर पी क्यू, वन प्लस क्यू स्क्वायर आर एस टी, अरे क्या कर दिया भाई, इक्वल टू जीरो। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर। अगर सरफेस की इक्वेशन हमें क्या दी, मूंगे फॉर्म में दी, जेड बराबर एफ एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो, अब हम क्या क्या पढ़ लिया हमने, हमने लाइन ऑफ कर्वेचर पढ़ा। लाइन ऑफ कर्वेचर क्या है, ऐसा कर्व है सरफेस पे जिसके दो पास पास के पॉइंट पे नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगी लाइन ऑफ कर्वेचर की, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट भी पता चल गया। अगर सरफेस की इक्वेशन मूंगे फॉर्म में है तो डिफरेंशियल इक्वेशन लाइन ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, ये होती है, ठीक है। चलो, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लाइन ऑफ कर्वेचर एज पैरामीट्रिक कर्व। line of curvature line of curvature एज पैरामीट्रिक कर्व। शिवानी, पैरामीट्रिक कर्व क्या होते थे, एज पैरामीट्रिक कर्व क्या होते थे, पैरामीट्रिक कर्व बताना कोई। यू यू बराबर कांस्टेंट या वी बराबर कांस्टेंट, ये पैरामीट्रिक, ठीक है, ऐसे लेते थे। चलो, इसमें एक रिजल्ट है लाइन ऑफ कर्वेचर एज पैरामीट्रिक इक्वेशन। वो कह रहा, एक थ्योरम ही है, थ्योरम कह रहा कि टू सो दैट एफ बराबर जीरो एंड एम बराबर जीरो इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन
and sufficient condition for the line of curvature to be parametric curve। वो क्या कह रहा कि f बराबर जीरो और m बराबर जीरो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है, कोई भी लाइन ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पैरामीट्रिक कर्व होगी। सही बात है। देखो इसे अब मैं प्रूफ ही करके दिखा दूं तुम्हें, ठीक है, 1 मिनट में। बताना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी भाई लाइन ऑफ कर्वेचर की, मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं बतानी, ई एम माइनस एफ एल इंटू डी यू स्क्वायर, यही तो थी, प्लस ई एन माइनस जी एल डी यू डी वी, प्लस एफ एन माइनस जी एम डी वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो क्या है, हमने वो मान लिया कि पैरामीट्रिक कर्व है, पैरामीट्रिक कर्व है तो या तो u कांस्टेंट है या v कांस्टेंट है। सही बात है। तो क्या हो जाएगा हमारा f बराबर जीरो। f क्या होता था डेरिवेटिव, f को शायद हम आर वन टू बोलते थे जब u के v के रेस्पेक्ट में दोनों के डेरिवेटिव होता था, तो f जीरो हो गया। सही बात है, f जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, जब हमने पैरामीट्रिक कर्व मान लिया तो या तो डी यू जीरो है या तो यू कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है, तो डी यू इंटू डी वी बराबर भी जीरो है। तो ये वैल्यू यहाँ रखना इस इक्वेशन में, या टर्म गई और एफ गया, तो क्या बचा ई एम, एम कॉमन ले लिया मैं, कितना बचा ई डी यू स्क्वायर, या टर्म गई यहाँ से, क्या एफ गया, क्या बचा यहाँ से माइनस जी डी वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो ना डी, हम पक्का कह सकते डी यू जीरो है या डी वी जीरो है, इन्हें तो दोनों को तो नहीं कह सकते, ई और जी जीरो है नहीं, तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया कि एम बराबर जीरो है। तो अगर हम क्या लेते हैं पैरामीट्रिक कर्व लेते हैं तो क्या आ गई हमारी एफ और एम जीरो आ गया। अब हम क्या ले लें उल्टा, अगर हम उल्टा ले लें कन्वर्सली, इफ एम बराबर जीरो एफ बराबर जीरो, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम और एफ को जीरो रखना भाई, यहाँ कितना आएगा, मुझे लगे ये टर्म बचेगी बस, ई एन माइनस जी एल इंटू डी यू डी वी बराबर जीरो। अब देखो या तो यू हिस्सा जीरो है या यू हिस्सा जीरो है, अब इस हिस्से को हम जीरो मान ले तो क्या हो जाएगा ई एन बराबर जी एल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा ये ई अपॉन एल बराबर कितना हो जाएगा जी अपॉन एल। ये तो अम्बली चीज के लिए होता है, नवल पॉइंट के लिए होता है, नवल पॉइंट तो ये है नहीं, इसलिए यू हिस्सा तो जीरो है नहीं, फिर कौन जीरो है, डी यू डी वी जीरो है। डी यू डी वी किसके लिए जीरो होता है, पैरामीट्रिक कर्व के लिए। सही बात है, हमने दोनों तरीके से प्रूफ कर दिया, प्रूफ से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, बस तुम्हें तो याद रखना कि कोई लाइन ऑफ कर्वेचर पैरामीट्रिक कर्व कब होगी, उसके लिए एफ बराबर जीरो और एम बराबर जीरो होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम करते हैं आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है, आइलर थ्योरम, ई यू एल ई आर एस। भाई आइलर भी हर जगह घुसा रहता, नंबर थ्योरी आओ कुछ आओ कैलकुलस आओ, आइलर थ्योरम हर जगह आ जा। ठीक है, ये पता नहीं कैसे कर रहे थे, या ये कई सारे आइलर थे ना, एक ही आइलर था भाई, वो पढ़े था हमारी तरह नहीं था। दिस थ्योरम, दिस थ्योरम इट स्टेट्स दैट, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या कहती है, नॉर्मल कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर, आयलर थ्योरम कहती है क्या, नॉर्मल कर्वेचर इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मल कर्वेचर इन एनी डायरेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखो वो कह रहा है कि नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन को हम किसी भी डायरेक्शन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कप्पा ए कोस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साई, इस तरह से। देखो कप्पा ए कप्पा बी क्या है, ये तो दोनों प्रिंसिपल कर्वेचर है, ठीक है, और साई क्या है, साई है जो डायरेक्शन है डी यू डी वी की,
psi is the angle, psi is the angle which the direction, psi is the angle which the direction du dv of normal section makes makes with the direction with the direction du dv इक्वल टू जीरो। तो साई क्या है, उनके बीच का एंगल है। देखो मैं इसे फिगर से बताता हूँ। हमने ये कर्व ले लिया क्या, u बराबर कांस्टेंट, सही बात है। ये कर्व हमने क्या ले लिया, v बराबर कांस्टेंट, सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे टेंजेंट ये हो जाएगा dv, इस पे टेंजेंट कितनी हो जाएगी du, सही बात है। अब क्या है, du dv एंगल क्या है, एक तरह से इनका सम है वेक्टर फॉर्म में, यह डायरेक्शन है du dv, सही बात है। और dv इनके बीच का ये एंगल है साई, मतलब dv के और du dv के बीच का जो एंगल है वो है साई। तो कप्पा एन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कप्पा ए कोस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी। भाई इसके प्रूफ से तुम्हें कोई नहीं, कुछ नहीं लेना देना। कैसे इसका प्रूफ आया, इसका प्रूफ बहुत आसान है, पर बस इतना याद रखना आयलर थ्योरम हमें क्या कहती है। चलो अब हम क्या, हाँ कप्पा बी साइन स्क्वायर साई है नहीं, बस इतना याद रखो। अगर हम कप्पा ए कप्पा बी को 1 1 रख दे सारा ही 1 हो जाएगा, सही है। कप्पा एन क्या है, कप्पा ए कोस स्क्वायर साई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर साई, ठीक है। मैं इसका एक बार तुम्हें रिवीजन कराऊंगा सारी बुक का, फिर ये तुम्हारे रट जगह भाई है। अब आता है एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, रोड्रिग फॉर्मूला। रोड्रिग मतलब देख लो भाई, रोड्रिग भी पढ़ा था, रोड्रिग फॉर्मूला, RODRIGUES फॉर्मूला। रोड्रिग फॉर्मूला क्या कहता है, ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। फॉर्मूला खतरनाक नहीं है, इसका प्रूफ है बहुत बड़ा। जब मैं एमएससी में था यू आया था, उम्मीद तो मैं एक में करा होगा, नहीं करा होगा, ठीक है। मैं बड़ा प्रूफ कभी पढ़ाई थी क्या फेल हो जाऊँ, ठीक है। तो लिखो, रोड्रिग फॉर्मूला क्या कहता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड sufficient condition for a surface, necessary and sufficient condition for a curve on a surface to be line of curvature, क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी कर्व के लिए, किसी सरफेस पे लाइन ऑफ कर्वेचर होने के लिए, क्या, कप्पा dr प्लस dn इक्वल टू जीरो। और कप्पा क्या है, वे कप्पा डिनोट्स द नॉर्मल का, यहाँ कप्पा एन ना लिख के हमने इसे क्या लिख दिया, बस कप्पा ही लिख दिया, नॉर्मल कर्वेचर। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, कप्पा dr प्लस dn इक्वल टू जीरो, किसी भी कर्व के लिए लाइन ऑफ कर्वेचर होने के लिए, सही बात है। चलो भाई आज हम इसे इतना ही छोड़ देते हैं। अब एक बार अगर तुम्हारे पास सिलेबस है किसी के, देखो मैं तुम्हें सिलेबस अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, कोई छोड़ियो मत इसे, मैं एक बार इसकी रिकॉर्डिंग रोक दूँ।